नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली में बिहार यूपी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार, मायावती ने किसे सुना डाली खरी खोटी। आदिवासियों के घर वापसी कार्यक्रम की सराहना के पीछे RSS का प्लान क्या है। आपको समर्थन बहाने TMC का कांग्रेस पर वार, कहा केजरीवाल का साथ न देकर बीजेपी की मदद क्यों करे। केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की तलवार, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी क्या हासिल कर लेगी। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक और विवादित बयान, आतिशी का जिक्र कर कहा हिरणी के जैसी। कर्नाटक मंत्रिमंडल के समक्ष पेश की जाएगी जातिगत जनगणना रिपोर्ट, विश्लेषण के बाद होगा फैसला। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से न होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन भाषण के दौरान सेल्फ गोल कर दिया। राहुल गांधी ने कथित रूप से अपने बयान में इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर दी। राहुल गांधी यहां बीजेपी, RSS और मोहन भागवत को घेरने का प्रयास कर रहे थे, पर उनसे हो गया उल्टा। दरअसल मौका था कांग्रेस का अपने नए दफ्तर में प्रवेश करना का। सोनिया गांधी ने इस भवन का उद्घाटन किया और राहुल गांधी ने स्पीच दी। राहुल ने बयान दिया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ बीजेपी, RSS से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने कहा, हम भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी उन ताकतों के रिमोट कंट्रोल में हैं जो भारतीय राज्य को खत्म करना चाहते हैं। उनके इरादे राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं। पर सवाल उठता है कि भारत विरोधी ऐसी बात राहुल गांधी के मुंह से निकल कैसे जाती है। राहुल गांधी ने पिछले साल सितंबर महीने में अपनी विदेश यात्रा के दौरान आरक्षण पर बात करते हुए कहा था कि भारत में आरक्षण तब खत्म कर दिया जाएगा जब भारत एक फेयर प्लेस हो जाएगा। राहुल गांधी की उस समय भी आलोचना हुई थी कि उन्हें भारत क्यों फेयर स्टेट नहीं लगता है। आइए देखते हैं कि कैसे उनके दिमाग में ये बातें आजकल आ जाती हैं। बंगाल में पिछले कुछ समय से TMC के नेताओं के बीच अंदरूनी झगड़े की कई खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला मालदा में TMC के 2 नेताओं की हत्या का है, जहां हत्या के पीछे अंदरूनी संघर्ष को कारण माना जा रहा है। बुधवार को TMC के शीर्ष नेता अभिषेक बनर्जी ने खुले तौर पर कहा कि 2 व्यक्तियों के बीच मतभेद उन्हें वह करने की अनुमति नहीं देते जो वे उचित समझते हैं। बनर्जी ने फाल्टा में कहा, जब कोई पार्टी बड़े पैमाने पर बन जाती है तो अंदरूनी मतभेद होते हैं। परिवारों में भी अंदरूनी मतभेद होते हैं। पार्टी के हजारों सदस्यों के साथ मतभेद होना सामान्य बात है। क्या कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच मतभेद नहीं होते? लेकिन इससे किसी को भी अपनी मर्जी से कुछ भी करने की अनुमति नहीं मिलती। बनर्जी ने आगे कहा कि पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, प्रशासन भी आवश्यक कार्रवाई करता है। CM ममता बनर्जी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। दुलाल सरकार हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अभिषेक बनर्जी ने यह संकेत देने की कोशिश की कि TMC की पार्टी में किसी भी तरह के आपराधिक कृत्य या किसी भी गतिविधि के प्रति कोई सहिष्णुता नीति नहीं है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि विनम्रता महत्वपूर्ण होनी चाहिए और अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर नई मुसीबत आ पड़ी है और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या फिर से वो बाउंस बैक कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता की नई मुसीबत, ED यानी प्रवर्तन निदेशालय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी है। अब ED दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी PMLA के तहत मुकदमा चला सकती है। मुकदमा चलाने की मंजूरी तो पहले से मिली हुई है, लेकिन ये खबर ऐसे वक्त आई है जब अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट नामांकन दाखिल किया है। अब तक तो यही देखने को मिला है कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से घेरने की कोशिश हुई है, अरविंद केजरीवाल बचने का कोई रास्ता खोज ही ले रहे हैं। और अब तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी दिल्ली के मोर्चे पर धावा बोल चुके हैं। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत से कैसे निकलेंगे और जांच एजेंसी को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी का दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद से बीजेपी
बीजेपी नेता दिल्ली में आपदा बोलकर अक्सर ही अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दे रहे हैं। मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल पर वास्तव में आपदा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आ गई है और अब देखना है कि कैसे नई आपदा में अरविंद केजरीवाल नया अवसर ढूंढ पाते हैं। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी पहले ही मिल गई थी, लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अलग से मंजूरी चाहिए थी। एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है और ये मंजूरी सक्षम प्राधिकारी ही दे सकता था। अब आगे की कार्रवाई के लिए ईडी के सामने रास्ता साफ है। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 16 जनवरी को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (इब्जा) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 241 रुपए बढ़कर 78,269 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने का दाम 78,028 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 178 रुपए बढ़कर 88,908 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले ये 88,730 रुपए प्रति किलो पर। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। जातिगत जनगणना रिपोर्ट को 16 जनवरी को कर्नाटक मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करने की संभावना। राज्य गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जोर देकर कहा कि इसकी सामग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कोई भी निर्णय सरकार का विशेषाधिकार है और इसका विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लिया जाए। समाज के कुछ वर्गों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर इसके खिलाफ आवाजों के बीच कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में पिछले साल 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को रिपोर्ट सौंपी। राज्य गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, यह निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने खोला जाएगा, वरना इससे जानकारी लीक हो सकती है। इस पर चर्चा होगी या नहीं, मैं इसके बारे में अभी नहीं बोल सकता। एक बार रिपोर्ट खोलने के बाद कम से कम हमें कुछ जानकारी मिलेगी। रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कुछ प्रमुख वर्गों के विरोध को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार को करदाताओं के 160 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद रिपोर्ट मिली, इसे कम से कम सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इसके आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य गृह मंत्री ने कहा कि अब जो हो रहा है वह रिपोर्ट से जानकारी सामने आ रही है। कर्नाटक के दो प्रमुख समुदायों वोक्कालियाग और लिंगायत ने किए गए सर्वेक्षण पर आपत्ति जता। उन्होंने इसे अवैज्ञानिक बताया और इसे खारिज करने और नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की मांग। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो वोक्कालिगा से ताल्लुक रखते हैं, ने कुछ मंत्रियों के साथ समुदाय द्वारा पहले मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता। इस ज्ञापन में उन्होंने रिपोर्ट और डाटा को अस्वीकार करने का अनुरोध किया। वीरशैव लिंगायतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ने भी सर्वेक्षण के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त। उन्होंने नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की मांग। कई लिंगायत मंत्रियों और विधायकों ने भी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा। यह सीट पहले राजद से निष्कासित नेता सुनील कुमार सिंह के पास। पिछले साल 26 जुलाई को सुनील कुमार सिंह को सदन में अभद्र व्यवहार की वजह से बिहार विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी माने जाने वाले नेता पर 13 फरवरी 2024 को सदन में तीखी नोकझोंक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप है। सुनील कुमार सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को बताया कि सीट के लिए उपचुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि चुनाव निर्विरोध हुआ। पीठ ने कहा कि चूंकि वह पहले से ही मामले पर दलीलें सुन रही है, इसलिए इस बीच सीट के लिए कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती ने दिल्ली में नौकरी कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से अपील करते हुए बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करते समय वे याद रखें कि कोरोना काल में उनके साथ किस तरह सौतेला व्यवहार किया गया था। मायावती ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। मायावती ने अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने स्वयं रचित एक किताब का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा, देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की पूरी तैयारी है और पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए तो हमारी पार्टी पहले से बेहतर परिणाम लाएगी। उन्होंने कहा, इस चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा तथा आम आदमी पार्टी पहले की तरह इस बार भी कई लुभावने वादे तथा गारंटी की घोषणा कर रही है, लेकिन
लेकिन आप सब जानते हैं कि कई बार यहाँ सत्ता में रहने के बावजूद इन पार्टियों ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी एक बार फिर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही है। रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी में सभा को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ सड़क की हालत खराब है, 4 साल से लोग नरक भोग रहे हैं। आतिशी अब गलियों में घूम रही है, वो ऐसे घूम रही है जैसे जंगल में हिरनी भागती है। कोई माँ बहन मिल जाए तो भागकर ऐसे मिलती है जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ गई बहन से मिलती है। 4 साल से कहाँ थी, तब आपको इन पर रहम नहीं आती है। आतिशी ने नाम बदल लिया, सिंह लिख लिया, लेकिन नॉमिनेशन में आतिशी मार लेना लिख लिया। ये दोहरा चरित्र है।